भारत ने पाकिस्तान के भीतर जो आतंक के अड्डे हैं उन पर सीधा प्रहार किया है। बड़ी खबर इस समय की हम फिर बताएं आपको, भारत के हमले पर जैश सरगना मसूद अजहर ने कहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। बीबीसी को एक इंटरव्यू उसने दिया। मसूद अजहर ने अपने परिवार की मौत पर दुख जताया। इस हमले में मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया, उसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और उसके बाद उसकी तरफ से यह बात कही गई है, पाकिस्तान पालता रहा है, पालता रहा है, पालता पोसता रहा है इस तरह के आतंकियों को, उन सब की सुरक्षा पर खर्च करता रहा है, लेकिन आज वो सारी चीजें बेकार गईं जब सीधा निशाना भारत की सेनाओं का आतंक के इन अड्डों पर हुआ। मसूद अजहर ने अपने परिवार के लगभग 10 लोगों को खो दिया और उसके बाद से तड़प रहा है। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे समय और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, हम भूल नहीं सकते हैं मसूद अजहर की कारगुजारियों को, हम भूल नहीं सकते हैं कि किस तरीके से उसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने जो पूरी साजिश को रचा था। दो बड़ी चीजें इस पूरे ऑपरेशन से निकल कर आ रही हैं कि एक जो जानकारी थी, सटीक जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जुटाई थी, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये जानकारी थी कि मसूद अजहर का ना सिर्फ वहां पर परिवार रहता था, बल्कि वहां पे ट्रेनिंग भी दी जा रही थी पिछले कुछ सालों से। 2024 की बात कर लीजिए, 2022 की बात कर लीजिए, इसी कॉम्प्लेक्स में जैश ए मोहम्मद ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, जहां पर जैश ए मोहम्मद के जो बड़े बड़े कमांडर्स थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के लोग पहुंचते थे, ISI के जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते थे। तो कुल मिलाकर एक काफी सीक्रेट लोकेशन बनाकर इसे रखा गया था और पाकिस्तान को यह लगता था कि इस जगह पर कभी कोई हमला नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर में है। तो कुल मिलाकर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जानकारी मिली थी, सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की सारी जानकारी मिल रही थी और उसके बाद इसे एक हाई वैल्यू टारगेट के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है, ये भी श्वेता अपने आप में ये खूबी दिखाता है कि किस प्रिसीजन के साथ में ये पूरा स्ट्राइक किया गया, क्योंकि उसी कॉम्प्लेक्स में टारगेट बना गया। और उसका सबूत श्वेता, सबसे बड़ी बात यही है कि मसूद अजहर के परिवार वाले ना सिर्फ मारे गए, बल्कि उसके जो करीबी थे वहां पर जो कमांडर्स थे उनको भी मारा गया। कुल मिला के 14 ऐसे लोग थे जो मसूद अजहर से जुड़े हुए थे, जिसमें कि 10 उसके खुद के परिवार वाले हैं। और मसूद अजहर वो शख्स है श्वेता, आपको ही पता होगा, ना सिर्फ हिंदुस्तान की अगर बात कर लिए, लेकिन बहुत सारे देश हैं, US की बात कर लीजिए, UK की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, कनाडा की बात कर लीजिए, इन सारे देश के एजेंसियों ने कहा था कि मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे में उसके ठिकाने को टारगेट करके नस्तो नाबूद करना अपने आप में एक बड़ी सफलता दिखाता है, ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की, ना सिर्फ भारतीय आर्मी और एयरफोर्स की, बस किस हिसाब से भारत ने तैयारी की थी इन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। श्वेता, इंटरनेशनल आतंकवादी है, घोषित आतंकवादी है, संगठन इनके बैंड हैं और मुनीश, पाकिस्तान अब चाहकर भी ये नहीं प्रोजेक्ट कर सकता कि उस पर जो हमला हुआ है वो गैर वाजिब है, क्योंकि दुनिया देखेगी कि ये आतंकी ठिकानों पर हुआ है। मुनीश, आवाज आ रही है आपको? एम्बेसडर सज्जनहार, ये सवाल मैं आप तक लेकर आना चाहती हूँ। दुनिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुनिया में हर देश, हम देखते हैं कि एक नैरेटिव बनाने में लगता है, चाहे हम यूक्रेन रशिया के मौजूदा लगातार चलते आ रहे युद्ध को देखें या फिर हम इजराइल और गाजा की बात कर लें। यहाँ पाकिस्तान भी जाहिर है ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि उसके सिविलियंस पर भारत ने आक्रमण, वहां पर भी कहा जा रहा है कि देखिए मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को निशाना बनाया गया है और वो एक अजीबोगरीब एक लिस्ट भी लेकर आ जाता है। पर इस समय क्या दुनिया में कोई भी देश उस पर यकीन करेगा, खासकर जब मसूद अजहर इस तरह की बात अंतर्राष्ट्रीय इंटरव्यूज में कह देता है कि उसके परिवार पर प्रहार हुआ? और मसूद अजहर का तो पूरा बही खाता सब जानते हैं, उसका पूरा रेज्यूमे सब जानते हैं। श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। देखिए, दो चीजें हैं। मैं एक तो समझता हूं जो
पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की विश्वसनीयता, जब वो आतंकवाद के बारे में बात करता है तो वो बहुत नीची है, कोई उसको विश्वास नहीं करता है। अभी भी आपने देखा है जब वहां पर पहलगाम में हुआ, और जिसके बारे में मैं पहले कह रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गया, परंतु उसको वहां से ज्यादा लताड़ मिली रादर देन सपोर्ट मिलना, तो सपोर्ट उसे नहीं मिला वहां से। दूसरी बात है, देखिए मसूद अजहर तो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूएनएससी की जो लिस्ट है 1267, उसमें उसका भी नाम है, और जैश ए मोहम्मद का भी नाम है। जैश का नाम तो 2002 में आ गया था, और आपको याद होगा मसूद अजहर को हम बहुत उसमें लाना चाहते थे लिस्ट में। 2009 में हमने ये शुरुआत की, जो उसको इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाया जाए। चीन उसमें अड़ंगा डालता रहा, और 2019 में आखिर आकर जय ये इसको हमने इसके में लाने में सफल हुए। तो इसलिए पूरी दुनिया जानती है जो वो एक आतंकी है, अंतर्राष्ट्रीय माना हुआ आतंकी है। और उसके जब परिवार के सदस्य वहां पर सब मारे जाते हैं, और वो ऐसी स्टेटमेंट्स करता है जो मुझे भी मारा जाना चाहिए था, तो मतलब वो बिल्कुल आतंकियों का एक गढ़ था जहां पर भारत ने वहां पर अटैक किया। और वहीं पर ये मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जो वहां पर हुआ है, तो इसीलिए पूरी दुनिया विश्वास नहीं करेगी। दूसरी बात, मैं श्वेता अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कहूंगा, देखिए इस बारी ऐसा लगता है इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, जिसे एक कहा जाए, इट हैज क्रॉस द रूबिकॉन। क्योंकि पहले हम पीओके में जाकर ये इनके ऊपर हमला करते थे, इस बारी हमने दोनों मुरीद के और बहावलपुर, जहां पर हाफिज सईद का गढ़ है और जहां पर जैश का गढ़ है, जहां पर मसूद अजहर का गढ़ है, दोनों को हमने अटैक किया है। और जिससे कि मेरे विचार से ये वाला तो एक संदेश जाता ही है पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को, जो आपके गढ़ कहीं भी हो, हम उन तक पहुंचने में सक्षम हैं और हम उन पर पहुंचते रहेंगे। और पाकिस्तान आर्मी को, ये पाकिस्तान लोगों को, आर्मी को ये बहुत कड़ा संदेश है, और इनको इसके बारे में बहुत आगे चलते हुए सोचना पड़ेगा, जो भारत के साथ ये कैसे इतनी आसानी से ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी, श्वेता। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वो हमला कैसे हुआ था। ये आतंक के इस हेडक्वार्टर पर, जैश के हेडक्वार्टर पर कैसे हमला हुआ है, जहां पर मसूद अजहर का परिवार, उसके रिश्तेदार रहा करते थे। मसूद अजहर का ठिकाना ध्वस्त। पंद्रह एकड़ के ठिकाने पर बरसे बम। भारत ने उड़ाया जैश का हेडक्वार्टर। ये जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकाने पर हमले की तस्वीरें हैं। पूरे 15 एकड़ में जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर फैला था। इस ठिकाने के अंदर कैसी तबाही मची, ये देखने से पहले देखिए कैसे भारतीय वायुसेना ने आधी रात को यहां बमों से हमला किया। और अब देखिए सुबह की तस्वीरें। पाकिस्तानियों ने सुबह ये तस्वीरें देखी होंगी तो दहल गए होंगे। पूरी तरह मरकजे सुभान अल्लाह ध्वस्त हो चुका था। 5 में से 4 डोम पूरी तरह टूट चुके थे और अंदर पूरी तरह मलबा फैला था। भारतीय सेना ने मरकज सुभान अल्लाह की दरो दीवार हिला दी थी। और ये देखिए कैसे फर्श के नीचे तक भारतीय बमों ने मार की। फर्श के नीचे भी एक ठिकाना था, ऐसा लेंटर से लग रहा है, लेकिन बमों ने इस फर्श को भेद दिया और एक बड़ा सा विशाल गड्ढा बन गया।
मरकज़े सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के बाहरी इलाके में था। 16 एकड़ में फैला 600 आतंकी कैडर रह रहे थे। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग यहीं से हुई थी। पुलवामा हमले के आतंकियों को इसी कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था और एक तरह से पहलगाम के साथ साथ ये पुलवामा का भी बदला है। इस मरकज में जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अम्मार और 600 से अधिक सदस्यों का घर है। लेकिन अब ये इस हालत में नहीं कि यहाँ कोई रह पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। देखिए, भारत की तरफ से ये जो पलटवार किया गया है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एस्केलेशन की तमाम धमकियां दे दी हैं। लेकिन सर, जो बॉर्डर पर जो सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ना शुरू किया, भारत ने जवाब देना शुरू किया, क्या हमें अब उस शांति के लिए पाकिस्तान से कहना चाहिए कि तुम आतंक के ढांचे को पूरी तरीके से खत्म करो, उन आतंकियों को सौंपो? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आपका पॉइंट में दम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो हमने सीज फायर किया था, ये इसको फायदे का था। हाँ। अब ये सीज फायर को तोड़ा है तो ये सच्चाई है कि अब हमें इसको यकीन करना चाहिए कि ये सीज फायर जो है अब टूटा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान को ट्रुप्स चाहिए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। अगर इस तरफ सीज फायर वायलेशन है, अगर सीज फायर नहीं है, तो आप देखें कि पाकिस्तान की हालत खस्ता हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में है। यही नहीं, कोई कह रहा था कि भाई आज पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि जब से उसने ट्रुप्स मूव कर दिए भारत की तरफ, उसके जो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मार रहा है, बीएलए बलूचिस्तान में मार रहा है और तालिबान जो है ड्यूरल लाइन पे मार रहा है, तो उसकी अभी हालात इतने खराब हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान को डाला हुआ है। सुनने में आया लोग आज पीटीआई के जश्न मना रहे हैं। तो जो भारत ने हमला किया है, ये भी एक खबर है, टूटा हुआ है पूरा। हाँ, जो सच्चाई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, ऊपर से भारत के साथ रिलेशनशिप खराब। क्या पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता है कि वो भारत से लड़ सकता है? उसके पास आप 4 दिन से ज्यादा उसके बाद अम्यूनिशन नहीं है। हाँ। आर्टरी अम्यूनिशन उसने यूक्रेन को बेच दिया था। और उसके पास सबसे प्रॉब्लम है, इनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है। इनके टैंक 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत की जो नेवी है वो अरेबियन सी के अंदर जो एक्सरसाइज कर रही है, वो एक्सरसाइज नहीं, वो उसका एक हमारी साजिश के तहत हम उसके पूरे अरेबियन सी से ब्लॉकेट कर सकते हैं इसकी सप्लाई चेन। आने वाले समय में इसके पास अम्यूनिशन और ऑयल भी नहीं आएगा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, हालात खराब हैं। आज पाकिस्तान के साथ है कौन? चीन, तुर्की और अजरबैजान। चीन भी एक बड़ा चालाक देश है, उसका हाँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, उसके कारण उसको थोड़ी घबराहट है। बाकी वो खुल के नहीं आएगा। उसको अभी टैरिफ की लड़ाई है अमेरिका से, उसको भारत की जरूरत है, उसको भारत की मार्केट नजर आ रही है। हाँ। तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना है अम्यूनिशन दे देगा, वेपन दे देगा, इसके अलावा नहीं। और इसी प्रकार से हाँ। आप तुर्की को देखें, तुर्की भी कोई ज्यादा नहीं आएगा। तुर्की बोलता ज्यादा है, मदद कम करता है। अजरबैजान की कोई ताकत नहीं। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब कल बात हुई थी, पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा था। उसने पॉइंट रेज किया, उन्होंने पूछा कि भाई आतंकवाद का जो गढ़ बन गया पाकिस्तान, उसकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्वमेंट। तो सच्चाई है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या ये पाकिस्तान भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर का कोई जवाब देगा? मुझे लगता है कि देगा नहीं देगा। इसका मतलब एक फॉर्मेलिटी करेगा, अपने लोगों को मूर्ख बनाएगा, एक प्रोपगंडा करेगा, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलेगा कि भाई हमने भी भारत के ऊपर बहुत कुछ कर दिया। पर मुझे लगता नहीं वो ना उसकी काबिलियत है, ना क्षमता है, ना उसकी हिम्मत है। पाकिस्तान के साथ उन 3 देशों का नाम आपने लिया और पाकिस्तान के साथ एक और रहता है, वो है पाकिस्तान का आतंकवाद। लेकिन उसी आतंकवाद पर प्रहार हुआ है। जैश ए मोहम्मद का हाल हमने आपको दिखाया, अब आपको लश्कर हेडक्वार्टर किस तरीके से उड़ाया गया है वो दिखाते हैं। हाफिज सईद का ठिकाना धू धू कर जला। लश्कर के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला।
मरकज तैयबा पर बरसे बम। हाफिज सईद के ठिकाने से देखिए आग के शोले उठ रहे हैं। भारत ने जब 25 मिनट का ऑपरेशन कल आधी रात को शुरू किया तो उसका एक बड़ा निशाना लश्कर तैयबा का ये ठिकाना भी था और मरकज तैयबा पर सबसे सटीक हमला किया गया। भारत के हमले में ये दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना था जिसको निशाना बनाया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप भारत के दुश्मनों का सबसे बड़ा ठिकाना था। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे, यानी 2008 के मुंबई हमले की पूरी साजिश यहीं रची गई थी। मरकज तैयबा मुरीद के यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। अब तस्वीरों में देखिए भारत ने कैसे मरकज तैयबा का बुरा हाल कर दिया था। पूरी मस्जिद और मदरसा मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। यहां मस्जिद के साथ साथ आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड भी था। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है जिसे मरकज तैयबा भी कहा जाता है। ये लाहौर के पास जीटी रोड के पूर्वी किनारे पर नंगल सदाए में स्थित है जो मुरीदके से लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। इस कैंप को लश्कर तैयबा द्वारा साल 1988 में स्थापित किया गया था। ये 200 एकड़ में फैला है, लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या था। यहाँ एक मदरसा, अस्पताल, बाजार, आवास, एक मछली फार्म और कृषि क्षेत्र था। लेकिन हाफिज सईद का ये ठिकाना अब मलबा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लश्कर के हेडक्वार्टर का हाल हमने आपको दिखाया। दरअसल ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज जो भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन में जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, उसका एक आप परिदृश्य इस हिसाब से समझिए, उसका एक बैकग्राउंड समझिए आज तक की एक पुरानी रिपोर्ट के जरिए। हम खड़े हैं इस वक्त लाहौर के पास मुरीदके में। मुरीदके है लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। यहीं से अजमल कसब ट्रेन होके मुंबई आए। करीब 75 एकड़ में फैली आतंक की फैक्ट्री, जहां हजारों नौजवानों को दहशतगर्दी की राह पर चलने के लिए गुमराह किया जाता है। और तो और जिन लोगों पर जिहाद की फैक्ट्री को बंद करने की जिम्मेदारी थी, उनका क्या जवाब है, ये भी सुन लीजिए। नहीं, इन्फ्लुएंस उस हद तक तो नहीं आप कह सकती। ऑफ कोर्स ये जब जनवरी 2009 में हमने टेक ओवर किया है तो यहाँ पे चलो हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है ना वो काम कर रहे थे ऑलरेडी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आप उनको स्लैश ऑफ कर दें, ले ऑफ कर दें और नई रिक्रूटमेंट्स कर दें। सो सिस्टम जो है ना वो कंटिन्यूसली हमने ग्रेजुअली ट्रांजिशन स्टेज में है उसमें। आइए अब आपको सुनाते हैं उस शख्स का बयान जो जमातुल दावा का प्रवक्ता है। बात अब आप किस किस्म की सपोर्ट करते थे उनको? यही जो सपोर्ट होती है इखलाकी हमायत उनकी कर रहे थे, हम भी अब भी कर रहे हैं कि अभी हम ये कहते हैं कि भारत को मकबूजा कश्मीर जो है छोड़ना चाहिए, कश्मीरियों से पूछना चाहिए। देखने में ये साधारण सा स्कूल है जहां कंप्यूटर क्लास भी है, प्रयोगशाला भी है और ये है एक अस्पताल। लेकिन इस अस्पताल को जरा गौर से देखिए। 60 बेड के इस अस्पताल में कोई मरीज नहीं है और ना ही कोई डॉक्टर नजर आता है। दरअसल ये जमातुल दावा को चैरिटेबल संगठन दिखाए जाने वाला वो चेहरा है जिसके पीछे हकीकत छुपाई जाती है। इस पूरे इलाके पर हाफिज सईद की चलती है जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सरकार इस हकीकत से इनकार कर सकती है? मुरीदके में जमातुल दावा का दफ्तर जिस तरह काम कर रहा है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के बावजूद जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं।
हरिंदर बावेजा, मुरिद के आज तक।